अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट के बारे में कि वेट मैनेजमेंट है क्या, हम क्यों वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और क्यों ये इतना ज़रूरी है और ये किस किस तरीके से की जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि आजकल की लाइफ में जैसे हमारा कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और हम डेली लाइफ में जिस तरह का फूड यूटिलाइज़ करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जो कि वेट गेन से हमें पेश आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वेट गेन की तरफ लेके जाती हैं। जो हमारी रूटीन है, जो हमारा हैबिट्स हैं खाने पीने की, जो हमारे सोने जागने के हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें वेट गेन की तरफ लेके जाती हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट मैनेजमेंट। और ये वेट गेन जो है वो लिंक करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आज बात करेंगे वेट मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोप्रिएट बॉडी वेट। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा एक्चुअली अप्रोप्रिएट बॉडी वेट है क्या। जब हमें पता होगा कि हमने क्या मेंटेन करना है, कहाँ किस टारगेट को अचीव करना है, तो तभी हम उसे अचीव कर पाएंगे। डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ एक्सेस बॉडी वेट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अगर हम खुदा न खास्ता एक्सेस बॉडी वेट को गेन कर लेते हैं, ऑप्टिमल वेट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो किस तरह से पार्ट प्ले करता है इन द क्रॉनिक डिजीज़ की डेवलपमेंट में। क्रॉनिक डिजीज़ यानी जो लंबे अरसे तक हमारे साथ रहती हैं। देन एक्सप्लेन बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन। BMI क्या है, इसका इतना जिक्र क्यों है और हम अपना BMI किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइट इन वेट मैनेजमेंट। खाने पीने का कितना रोल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स का, हम किस किस्म का खाना खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, इन सब चीज़ों का क्या रोल है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डाइट इन वेट मैनेजमेंट, अभी बात कर ली। आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन पाकिस्तानी डाइट दैट आर पार्टिकुलरली कंड्यूसिव टू वेट गेन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पाकिस्तानी डाइट में, हमारी हैबिट्स में, जो कि एक्चुअली वेट गेन का बायस बनते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सरसाइज, काउंसलिंग एंड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन वेट मैनेजमेंट। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम किसी से काउंसलिंग सेशंस लेते हैं रिगार्डिंग वेट लूज स्ट्रैटेजीज और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, या अगर हम किसी को काउंसल करते हैं, तो इन सब चीज़ों का हमारी वेट मैनेजमेंट में क्या असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहले बात की कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द टारगेट, एक्चुअली व्हाट वी वांट टू अचीव। ऐसा क्या है जिसको हमने अचीव करना है, वो कौन सा बेंचमार्क है। तो दैट इज़ अ आइडियल बॉडी वेट। और आइडियल बॉडी वेट कहते किसे हैं? अ वेट दैट इज़ बिलीव टू बी मैक्सिमली हेल्थफुल फॉर अ पर्सन बेस्ड चीफली ऑन हाइट बट मॉडिफाइड बाय फैक्टर्स such as gender, age, build and degree of muscular development। इसे स्टैंडर्ड हेल्दी वेट कहते हैं। आसान अल्फाज में वो वेट जिसको अचीव करने के बाद आप पे वेट रिलेटेड डिजीज़ को गेन करने का रिस्क कम से कम हो जाए, उसको हम आइडियल बॉडी वेट कहते हैं। या आइडियल बॉडी वेट वो वेट जिसके होते हुए आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें और वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ में किसी किस्म की हिंड्रेंस का बायस ना बने। दैट इज़ कॉल्ड आइडियल बॉडी वेट। या वो वेट जो कि आपकी हाइट के साथ मैच करता हो, आपके जेंडर के साथ मैच करता हो, आपकी डेवलपमेंट के साथ मैच करता हो, दैट इज़ कॉल्ड अ आइडियल बॉडी वेट या स्टैंडर्ड हेल्दी बॉडी वेट। जो आइडियल बॉडी वेट है ना, वो सबका डिफरेंट होता है, बिकॉज स्पेसिफिकली इट्स बेस्ड ऑन योर हाइट, देन एज के साथ, देन डिफरेंट रेसेस के साथ थोड़ा सा डिफर कर जाता है। डिग्री ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट यानी कि आपकी बोन डेंसिटी कितनी है और आपकी मस्कुलर डेवलपमेंट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आइडियल बॉडी वेट के अंदर अपना पार्ट प्ले करती हैं, कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं टुवर्ड द आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आइडियल बॉडी वेट को अचीव करना चाहिए एंड वेट मैनेजमेंट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और हमें जैसे हम अपनी बाकी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपने एक हेल्दी बॉडी वेट को भी मेंटेन करना चाहिए। वाई, क्या क्या वजह हैं? तो सबसे पहली जो वजह है दैट इज़ हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। अगर हम आइडियल बॉडी वेट को अचीव करते हैं तो तभी हम ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कर पाएंगे। हमारी पूरी बॉडी जो है वो ठीक रहेगी,
ज़्यादा चांसेस है कि बीमारियों से हम दूर रह सकें। देन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग्स में हिस्सा ले सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और आपको कहा जाता है कि आपने एक ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है जिसमें थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी है, तो आप नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली गुड लुक्स सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अच्छे दिख रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जब तक आपकी फिजिक जो है वो हेल्दी नहीं है, आप एक आइडियल शेप में नहीं है, तब तक आप वो कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। और आई बिलीव आप सारे एग्री करेंगे कि जब हम अच्छे लग रहे होते हैं तो हम किसी भी जगह पे खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अदरवाइज़ हमारा सारा ध्यान हम अपने ऊपर अपने गुड लुक्स के उनको सेट करने में लगा देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं। सेल्फ स्टीम के लिए बहुत ज़रूरी है डिजीज़ प्रिवेंशन, जिस वजह से हम सबसे ज़्यादा बात करें। शायद गुड लुक्स में भी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो हैं वो किसी की प्रायोरिटी होंगी और किसी की नहीं होंगी। समटाइम्स इट बिकम्स सेकेंडरी। जब हम थोड़ा सा ओल्ड एज में जाते हैं तो ये हमारे लिए में भी सेकेंडरी बन जाए। लेकिन द प्राइमरी थिंग जिसकी वजह से हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करें, दैट इज़ अ डिजीज़ प्रिवेंशन। बीमारियों से बचने के लिए, वेल बींग को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिमल वेट को अचीव करते हैं। ओबेसिटी कैन एक्सपोज इंडिविजुअल टू इंक्रीज सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस। अगर आप अच्छी शेप में नहीं है, आप बहुत मोटे हैं, तो ऑब्वियसली आप सुस्त दिखाई देंगे एंड उसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट किस्म के, जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी जो रोल के लिए अप्लाई करेंगे, तो मे बी यू विल गेट इग्नोर्ड एंड कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूमेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट जो है ऑप्टिमल वेट से ज़्यादा है, तो बहुत सारी बीमारियों का सबब हो सकता है। ये हम अगली स्लाइड्स में जिसको हमने बात कर ली कि ये आइडियल बॉडी वेट है जो कि 18.5 से 24 पॉइंट के बिटवीन होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता तो तब हम ओबीस या स्वेयर ओबीस कहलाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस बॉडी वेट को अचीव कर पाएँ? तो इसका एक ही हल है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है। तो देयर इज़ एक मुहावरा है, देयर इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर बिटवीन फूड वी लव टू ईट एंड द टाइट जीन्स वी लव टू वेयर। या तो हम अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर लें, और या फिर आप क्या है अपने फेवरेट खाने हर टाइम खा लें। कभी कभी की खैर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आप अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं। तो यहाँ क्या है, आप अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह शाम दोपहर स्नैकिंग करें, खाने खाएं और उसके बाद जो है आप स्मॉल साइज़ में भी पूरे आए हैं, स्मार्ट शर्ट्स के अंदर भी पूरे आए। अदरवाइज़ आपको कैजुअल फिट ही पहननी पड़ेंगी। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, इज़ देयर अ मैजिक बुलेट टू लूज़ वेट। 3 दिन के अंदर 5 किलो वज़न कम कर लें, 4 दिन के अंदर 10 किलो वज़न कम कर लें, 1 महीने के अंदर जो है वो 30 kg वेट लूज़ कर लें। तो देयर इज़ नो मैजिक बुलेट, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कोई फार्मूला अभी तक रिसर्च नहीं हुआ जिससे आप क्या है एक रात के अंदर, आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो आप जो है वो अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप सुबह निकले और आपके आज ये असाइनमेंट है, मैंने ख़त्म करके घर पे आना है और आप अचीव कर लेंगे। नो, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आइडियल बॉडी वेट को अचीव करने के लिए देयर आर सम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आपने हमेशा से जो है वो मद्देनज़र रखना है, तब भी आप अपने इस वेट को जो है वो अचीव कर पाएंगे। और इस क्यों अचीव करना है, रीज़न बिंग ओवरवेट के साथ अभी मैं जब बार बार आपसे डिस्कस कर रही थी कि अगर इन केस खुदा न खास्ता आप ओवरवेट हैं तो क्या हो जाएगा, आप बहुत सारे मिसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो कौन कौन से मिसाइल का आप शिकार हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, ओबेसिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपका वेट अगर खुदा न खास्ता BMI 30 से ज़्यादा हो तो उसको हम ओबीस काउंट करते हैं। तो ओबेसिटी कॉज वर्सन और इंक्रीज योर रिस्क ऑफ राफ्ट ऑफ डिजीज़। यानी कि ओबेसिटी अकेली नहीं आती, बहुत सारे अपने साथ आपके लिए गिफ्ट्स लेके आती है। तो राफ्ट ऑफ डिजीज़ इंक्लूड डायबिटीज़, शुगर जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं। जैसे जैसे आप मोटापे को गेन करेंगे, अपना वेट जो ऑप्टिमम लेवल से ऊपर लेके जाएंगे, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जिस तरह वेट बढ़ेगा इस तरह डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात को सोते हुए सांस लेने में दुश्वारी होना।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, फीमेल्स के अंदर यानी कि ओवरीज के अंदर बहुत छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। देन हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, दैट इज़ रिलेटेड टू ओबेसिटी। अबनॉर्मल लिपिड लेवल्स, अब अबनॉर्मल लिपिड लेवल्स क्या है? जब हमारी बॉडी के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा अकोमोलेट हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के जो है वो लिपिड्स लेवल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और सेकेंड वन इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो तो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, लेकिन जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो क्योंकि स्लो बाइंडिंग होती है, बहुत जैसे आप कह लीजिए लो क्वालिटी की बाइंडिंग होती है बिटवीन द लाइपोप्रोटीन और बिटवीन द फैट्स। तो वो ये करता है कि जहाँ पे भी उसे मौका मिलता है, जहाँ पे भी उसे थोड़ा सा शेकी फीलिंग्स आती है तो वो वहीं पे फैट्स को छोड़ के आ जाता है। वो फैट्स क्या करती हैं, उस जगह पे उस आर्टरी के अंदर या तो कोई क्लॉट बना देती हैं जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या वहीं पे जाके जमा हो जाती हैं उसके किनारों के साथ साथ लग के, तो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस का बायस बनता है। वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर्थेरियोस्क्लेरोसिस क्या करेंगे, उस आर्टरी की दीवारों के साथ जमा होती जाएंगी और उसकी हार्डनिंग का बायस बनेगी। तो उसकी वजह से, उस आर्टरीज के हार्डनेस की वजह से वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, कभी कभी बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाएगा, तो उसकी वजह से या तो हार्ट अटैक होगा या फिर स्ट्रोक होगा, ठीक है। और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के साथ, ओबेसिटी मैं बार बार बता रही हूँ, ओबेसिटी इज़ BMI बिटवीन 30 to 39.9, तो उसके साथ फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर क्या है कि हमारे जिगर के अंदर ऊपर एक फैट्स की तह बन जाती है, तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं, ठीक है। अब वो फैटी लीवर वैसे तो नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन अगर वो बहुत लंबे अरसे के लिए रहे तो हमारे जिगर के सेल्स को जो है वो डेड करना शुरू कर देता है, तो क्रोनिक लीवर डिजीज़ का बायस बनता है। तो ओबेसिटी कौन कौन से आप कह सकते हो डिजीज़ साथ लेके आती है? ओबेसिटी कैन कॉज डायबिटीज़, शुगर, टाइप 2 डायबिटीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द स्लीप, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है रात को सोते वक्त। अगर आपको रात को सोते हुए सांस लेने में दुश्वारी होगी तो इसलिए आप बार बार उठ जाएंगे, आपकी नींद प्रॉपरली पूरी नहीं होगी, और उससे क्या है, आपके फिर सारा दिन आप एक अजीब से काहली का, सुस्ती का शिकार रहेंगे, आप हर जगह सोने के मौके ढूंढेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम से कम हो जाएगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा, डिफरेंट किस्म के हार्मोनल इश्यूज़ होंगे फीमेल्स के अंदर और वो डिफरेंट किस्म के गायनी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर सेम विद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। नॉर्मल लिपिड लेवल्स की बात जब हम करते हैं, देन हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक हो सकता है खुदा ना खास्ता, और फैटी लिवर होगा तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आर्थेरियोस्क्लेरोसिस या फैटी लिवर्स या सिंपल ओबेसिटी की वजह से हो सकती हैं। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपको रात को नींद ही पूरी नहीं होती है, आपके सेल्फ स्टीम बहुत पुअर है, तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। आप हर टाइम डिप्रेस रहोगे, आप डिफरेंट जगहों से रिजेक्ट किए जाओगे, आपको अपना बुरा लगना शुरू हो जाएगा, आपके फेवरेट आउटफिट्स आपको पूरे नहीं आएंगे, तो यू विल बी अ डिप्रेस्ड। इम्यून सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, इम्यून सिस्टम किसे हम कहते हैं, जो कि डिजीज़ के खिलाफ, बाहर की बीमारियों के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करता है। तो टेंडेंसी टुवर्ड मोर इन्फेक्शियस डिजीज़, रिड्यूस वूंड हीलिंग, इन्फेक्शियस ज़्यादा होंगी, हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वूंड हीलिंग्स बहुत स्लो होंगी। देन हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करते हैं, तो दिल की बीमारियों में सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हो जाएंगे, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम से कम हो जाएगी, और इससे क्या है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम हो गई, TGC लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन हार्ट, अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ड्रामेटिकली क्या है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोनल सिस्टम्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो उनमें क्योंकि शुगर भी कंट्रोल की जाती है एक हार्मोन के ज़रिए जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, और इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियाज, तो ठीक है, पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है, अगर हमारा वेट ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ के हैं। तो
a weight gain of 11 to 18 pounds double a person risk of type 2 diabetes। कि अगर आपका 11 से 18 पाउंड ऑप्टिमल लेवल से अचीव करते हो तो आप अपने टाइप 2 डायबिटीज़ होने के रिस्क को डबल कर लेते हो। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्लीप एपनिया एंड एस्थमा, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग ड्यूरिंग द नाइट, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट ड्यूरिंग द स्लीपिंग एंड एस्थमेटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन हम बात करते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारे खाने को हज़म करता है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन, गॉल ब्लैडर एंड किडनी कैंसर्स, कोलोन का, इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर का, जिसको हम आम ज़बान में जो है वो सॉरी मुझे इसका कॉमन नेम नहीं आ रहा, जो हमारे बाइल को जो है वो होल्ड करके रखता है, बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर वो उसके कैंसर के एंड स्टोन्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीजेस, खुदा न खास्ता स्टोन्स होंगे तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन के चांसेस मेल फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली मेल्स के अंदर। एंडोमेट्रियल यानी कि लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के प्रोस्टेट के यूट्राइन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होंगे तो उसमें। इन प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज रिस्क ऑफ फीटल एंड मैटरनल डेथ, लेबर एंड डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन एंड बर्थ डिफेक्ट। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और अगर उनका पहले से वेट गेन है, BMI ज़्यादा है, तो खुदा न खास्ता मैटरनल डेथ के, फीटस यानी कि बच्चे की डेथ के, कॉम्प्लिकेटेड लेबर एंड डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन बोन्स एंड जॉइंट्स में क्या क्या मसला होगा। हमारी जो बोन्स हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो हमारी बॉडी का वेट बियर कर रहे होते हैं, तो अगर हमारा वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो वीक हो जाएंगी। तो फॉर एवरी 2 पाउंड इंक्रीज इन अ वेट, अगर आप अपने ऑप्टिमल लेवल से 2 पाउंड भी वेट इंक्रीज ज़्यादा करते हो तो क्या होता है, इंक्रीज टू 19 to 13% रिस्क जो है आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, हड्डी जोड़ों के जो हमारे अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों के बुढ़ापन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और ये कहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, नीज़ एंड हिप जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप कैसे अपने वेट को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, देयर इज़ नो मैजिक बुलेट, कोई भी जादुई गोली नहीं है कि आप रात को खा के सोए और सुबह आप उठ के देखें कि आप तो बिल्कुल ऑप्टिमल हैं। आप रात को सोए थे तो आपका 80-90 kg वेट था और आप सुबह उठे तो 50 kg वेट था। नो, नेवर। आप एक यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, उसके ऊपर लिखा आ रहा है 3 दिन के अंदर 3 किलो वेट लूज़ करें, नेवर, कभी भी नहीं होगा। आपको कोई अपना फार्मूला बता रहा है कि ये पिए और आप 4 दिन के अंदर बिल्कुल स्लिम फिट नजर आएंगे, नहीं, नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्दी वेट लॉस का या वेट मैनेजमेंट का स्पेशली एक ही फार्मूला है, आप उतना खाएं, उतना एनर्जी इनटेक लें जितनी एनर्जी आप एक्सपेंस कर सकते हैं, उतना खाएं जितना आपने काम करना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, ख़तरा होगा, अदरवाइज़ आप अलार्मिंग सिचुएशन में चले जाएंगे, अदरवाइज़ आप हेल्थी नहीं रहेंगे। तो आपका एनर्जी इनटेक ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, सिंपल, बहुत सिंपल फार्मूला है। और अगर आप नहीं करते तो क्या होता है, रियल वेट गेन अकर्स व्हेन एंड ओनली व्हेन योर कैलोरीज exceeds your calories out for extended period of time। आप सिर्फ एक ही सूरत में वेट गेन कहते हैं, जो हम कहते हैं ना, मुझे नहीं पता मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, काम भी बहुत करती हूँ। नो, अगर एक्चुअली किसी बीमारी के ना होने की सूरत में आप बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, तो उसके एक रीज़न है कि आपका कैलोरिक इनटेक आपके कैलोरिक आउट से ज़्यादा है, और वो भी काफ़ी लंबे अरसे के लिए। एक रात के अंदर अगर आपने एक दिन 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले ली हैं, 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले ली हैं, तो आपका वेट नहीं गेन होगा। जब आप लंबे अरसे के लिए अपना कैलोरिक इनटेक अपने कैलोरिक आउटपुट से ज़्यादा कर देते हैं तो तब आपका वेट गेन होता है। और वो भी कितना, छोटी सी एग्जांपल में बताएं, अगर आप डेली 500 कैलोरीज ज़्यादा लेती हैं डेली, और 7 दिन के लिए डेली अपनी 500 कैलोरीज अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेती हैं, तो आप पूरे हफ्ते के अंदर 3500 कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगी। तो एक हफ्ते के अंदर 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से आप
1 पाउंड वेट गेन करेंगी। ठीक है, सेम अगर आपने वेट को लूज़ करना है तो आप डेली अपने रिक्वायरमेंट से 1500 कैलोरीज कम लें और 7 दिन के लिए यही करते हैं। तो इसका मतलब है 7 दिनों में आपने 3500 कैलोरीज कम ली, तो आप एक हफ्ते के अंदर 1 पाउंड लूज़ करेंगी। Burn an additional 500 calories per day, lose 1 pound a week, consume an additional 500 calories per day, gain a 1 pound of the week। तो ये सिंपल फार्मूला है। इसी के अब आप जैसे आप सोचोगे कि मुझे क्या पता मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी, ये रेस्टिंग पीरियड कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। रेस्टिंग पीरियड मीन्स कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, ना चल फिर रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, ना अपनी डेली की रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, ना आपने सुबह उठ के ब्रश करना है, ना कंघी करनी है, ना आपने किचन में जाके चाय बनानी है और अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं करने। रेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस लेना है। तो अगर एक पर्सन की ये रेस्टिंग की है तो 0.9 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर फॉर फीमेल और 1 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर फॉर मेल। अगर फॉर एग्जांपल आपका वेट है एक मेल का 80 केजी, तो इसका मतलब उसे 1 घंटे में सिर्फ सांस लेने के लिए 80 कैलोरीज चाहिए। तो पूरे दिन का हिसाब लगा लें, 80 मल्टीप्लाइड बाई 24 कितने हो जाएंगे? 1920, यानी कि एक मेल को सिर्फ सारे दिन में सांस लेने के लिए 1900 किलो कैलोरीज चाहिए। तो सेम विद द फीमेल आप सोच लें 0.9 से अगर एक फीमेल है उसका वेट है ऑलमोस्ट आई कैन से कि 60 केजी, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो एक फीमेल को पूरे दिन में 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 1 घंटे की कैलोरी रिक्वायरमेंट उसकी 54 है और 54 को मल्टीप्लाइड कर लें, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 से, तो सिर्फ एक फीमेल को रेस्टिंग कैलोरीज जो रिक्वायर्ड है सांस लेने के लिए दैट इज़ 1296। तो आप राउंड फिगर में कर ले 1300 कैलोरीज रेस्टिंग पीरियड में फीमेल को चाहिए और 2000 मेल को चाहिए। अब उसके ऊपर आप जो जो काम करते हैं और उनके ऊपर आपका एनर्जी एक्सपेंस जितना होता जाता है आप उसको ऐड करते जाए तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अब एक फीमेल उसको 1300 कैलोरी सिर्फ सांस लेने के लिए चाहिए, उसने 15 मिनट वॉक करनी है और 15 मिनट वॉक करने से फॉर एग्जांपल उसकी 100 कैलोरीज एक्सपेंस होती है। 13 मिनट प्लस 100 1400 हो गई। उसने फॉर एग्जांपल खाना बनाना उस टाइम उसकी 300 कैलोरीज एक्सपेंस हुई, तो 300 जो जो काम आपने करना है और उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर जितना भी आप नेट से सर्च कर लें तो उसको ऐड करते जाएँ तो आपको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे के हिसाब से पता चल जाएगी। आपने दिन में 4 दफ़ा स्टेयर्स चढ़ने ये करना है तो आप एक एस्टिमेटेड कैलोरी रिक्वायरमेंट अपनी जो है वो निकाल सकते हैं। एंड पे हम थोड़ा सा इसको रिहर्स भी कर लेंगे। BMI का मैंने आपको बता दिया था, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर BMI 18 से 24 के बिटवीन है तो आप ऑप्टिमल वेट गेन के साथ हो। अगर आप डेफिनेशंस देख लेते हैं ओवरवेट ओबेसिटी और मोर्बिड ओबेसिटी क्या है। ओवरवेट क्या है? Having a body weight more than 10% above the healthy recommended level is an adult having a BMI of 25 to 29। कि एक adult का अगर अपने optimal weight gain से 10% ज़्यादा है वेट, यानी कि BMI 25 से 29 के बिटवीन है तो इट विल कॉल अ ओवरवेट। देन अब ओबेसिटी की बात कर लेते हो। अ बॉडी वेट मोर देन 20% अबव हेल्थी रिक्वायर्ड, वहाँ पे 10% था तो 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि BMI 30 से 40 के बिटवीन होगा तो ओबेसिटी होगी। तो मैंने बताया था अगर ओबेसिटी कम है तो राफ्ट ऑफ डिजीज़। तो राफ्ट ऑफ डिजीज़ कौन सी हैं? डायबिटीज़, किडनी एंड कोलोन कैंसर्स, फैटी लीवर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, तो ये सारी चीज़ें ओबेसिटी अपने साथ लेके आएगी। देन अगर खुदा न खास्ता बॉडी वेट जो है 100% ज़्यादा हो जाता है आपके ऑप्टिमल वेट से, मीन्स कि आपका BMI 39.9 या 40% से ज़्यादा हो जाता है तो यू आर द पर्सन कम्स अंडर द मोर्बिड ओबेसिटी। मोर्बिड का मतलब भी क्या है? जानलेवा, वो चीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है इज़ कॉल्ड द मोर्बिड ओबेसिटी। हैविंग अ बॉडी वेट 100%
or more above healthy recommended levels is called the BMI 40 or more is called the morbid obesity। खैर ये अगर खुदा न खास्ता कोई पर्सन इस लेवल को अचीव कर लेते हैं तो उसे बहुत सारे मेडिकल ऑप्शन दिए जाते हैं, बिकॉज मोर्बिड ओबेसिटी, इसका नाम ही मोर्बिड ओबेसिटी इसलिए बिकॉज इट इज़ अ थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ। देन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कहते हैं कि 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 25 से कम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं 18 से भी कम होना चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डाइट करती हैं और फिर उनका खाने को दिल नहीं करता, तो ये भी एक बीमारी है जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं। तो अगर 18.5 से कम है तो क्या सब कैटेगराइज है अंडरवेट होने की। 16 से कम है BMI, मैंने कैलकुलेट करना भी आपको बताया था, तो स्वेयर थिननेस के अंदर आता है, स्पेशली बच्चों में ये होता है। अगर 16 से 16.99 यानी 17 के बिटवीन है तो मॉडरेट थिननेस है। अगर 17 से 18.49 के बिटवीन है तो माइल्ड थिननेस है। तो फिर इनको वेट गेन करने के लिए कहा जाता है। वेट गेन करने का सिंपल फार्मूला क्या है, 500 कैलोरीज अपने एनर्जी एक्सपेंस से ज़्यादा लें, 7 दिन के लेंगे तो 1 पाउंड इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल रेंज बाबा मैं बता रही हूँ 18.5 से 24.9 के बिटवीन होनी चाहिए। ओवरवेट कौन से होते हैं, जो कि 25 से अबव होते हैं। अब ओवरवेट को ओबीस और प्री ओबीस के अंदर जो है वो देन हमने कर दिया है। तो प्री ओबीस कौन से हैं, ओवरवेट को हम दूसरा नाम क्या देंगे, प्री ओबीस, 25 से 29 के बिटवीन है। और जो 30 अबव है दैट दे विल कॉल ओबीस, एंड 30 अबव का मोर्बिड ओबेसिटी के नाम से करते हैं। तो मोर्बिड ओबेसिटी के आगे से 3 क्लासेस हैं। 30 to 34.9 इज़ अ ओबीस क्लास 1, 35 से 39.9 इज़ अ ओबीस क्लास 2 एंड मोर देन 40 इज़ ओबीस क्लास 3। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ओबीस या मोर्बिड ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो एक तो जेनेटिक सेट पॉइंट थ्योरी है, यानी कि अगर आपके फैमिली के अंदर वेट गेन करने की टेंडेंसी है, अगर आपके पेरेंट्स मोटापे का शिकार थे, अगर आपके फोरफादर्स मोटापे का शिकार था, तो इसका मतलब है कि आप रिस्क पे हो कि अगर आपने 500 कैलोरीज 7 दिन के लिए ले ली तो आप तो हर सूरत जो है वो 1 पाउंड जो है वो गेन करेंगे। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया जैसे सर्दियाँ होती हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर ये नहीं है कि भाई ठंड है तो हम ऑटोमेटिकली हम वेट गेन करना शुरू कर दें, खुद ही हमारी बॉडी के अंदर जो है कैलोरीज जमा हो जाए, नहीं, वो हमारी हैबिट्स हैं। सर्दियाँ होती हैं, आप बिस्तर में बैठे हो और आपको किसी काम के लिए उठ के जाना है, तो वो जब 5 मिनट के अंदर उठ जाओगे, आप शायद 20 मिनट लगाओगे, बस 5 मिनट बाद उठता हूँ मैं कूची बिस्तर में बैठा हूँ, दिल नहीं कर रहा, और वो काम जो शायद आपने आधे घंटा लगा करना था, आप 10 मिनट में करके वापस बेड पे आ जाओगे। तो क्यों, आपका रेस्टिंग टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और काम करने का काम हो जाएगा। ऑफिस के अंदर है, घर के अंदर है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप एक जगह बैठे बैठे काम ख़त्म कर लें। फिर बैठे हैं तो चाय, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट, तो ये सारी जो हैबिट्स हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर से इनडायरेक्टली लिंक करती है और वो हमारे वेट गेन में कंट्रीब्यूट करती हैं। देन साइको सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और साइको सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, अगर आप डेली होटलिंग करते हैं, ऑयली तला हुआ खाना पसंद करते हैं, आपके घर में डेली स्नैक्स में जो है पकोड़े समोसे और नाश्ते में पराठे खाए जाते हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको जहाँ भी जाना है, आपने गाड़ी भी जाना है, मतलब आपने नेबरहुड में भी जाना है तो अपनी गाड़ी पे जाना है, वॉक नहीं करनी, आपने जिस भी शॉप में जाना है उस शॉप के बिल्कुल सामने रुकना है, ऑफिस के बिल्कुल गेट पे आपको गाड़ी ड्रॉप करेगी, और ऑफिस में आपने लिफ्ट यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स। अगर आप इस तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा और आपका वेट बढ़ता जाएगा। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स अभी जो मैंने सारे डिस्कस किए हैं आपसे। तो अगर आप वेट को लूज़ करना चाहते हैं या वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ गोल्स सेट करने हैं, एंड वो गोल्स जो है वो 1-2 दिन के लिए नहीं। वेट गेन और वेट मैनेजमेंट इज़ लॉन्ग टर्म बिहेवियर ट्रीटमेंट। जब भी आप स्टार्ट करें, तो जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बिहेवियर है, वट एवर फॉर्म इट टेक्स, जो भी इसको स्टार्ट करें, इनकरेज पेशेंट और योर सेल्फ टू प्रैक्टिस 4 की बिहेवियर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। डजेंट मैटर 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें, बट रेगुलर एक्सरसाइज करें। रीज़न भी ये आपकी हैबिट बन जाएगी और ये आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर का एक सोर्स बन जाएगा।
देन कंज्यूम अ लो कैलोरिक डाइट, अपनी कैलोरिक डाइट को लो रखें। आप 3 टाइम खाएं, 4 टाइम खाएं, लेकिन कैलोरिक काउंट के साथ खाएं। मोनिटर वेट रेगुलरली, नहीं आज मैं पतला लग रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं आज तो मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ, आज मुझे वेट लूज़ करना चाहिए, नहीं, अपने एक्चुअल नंबर्स को, वेट नंबर को मॉनिटर करें रेगुलरली एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कैलोरिक वैल्यूज़ को मेंटेन करें कि अब मुझे 500 कम खाना है क्योंकि मैंने लूज़ करना है, अब मैं ठीक हूँ तो मुझे ऑप्टिमल ही खाना है क्योंकि मेरा वेट ऑप्टिमल लेवल्स पे है। एंड रिकॉर्ड फूड इनटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अजम्पशंस पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। अजम्पशंस क्या हैं? मैंने तो सुबह कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़ा सा पराठा खाया था, तो उसके अब मैं खा लेती हूँ, थोड़े से चावल चखने लगते हैं और एक एक प्लेट पूरी बिरयानी की खा लेते हैं। बस 2 को पकोड़े खाने और हम 1 प्लेट पकोड़े खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अजम्पशंस हैं जो डेली हमारा वो 500,000 कैलोरीज एक्स्ट्रा करके जो है हमारी बॉडी के ऊपर जमा होती जाती हैं। तो इन अजम्पशंस को आपने ख़त्म करना है। तो आपने क्या करना है, जब आपने माइंड बना लिया, एक टारगेट सेट कर लिया कि नहीं आपने तो 18.5 से 25.4 के बिटवीन ही रहना है, जो भी हो जाए, तो फिर अपने फूड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। आजकल तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत आसानी है ना, आप सुबह उठें, आपने जो खाया है अपने फ़ोन के नोट्स में लिख दें। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो घर के अंदर एक डायरी रखें, अपने पास एक पेन रखें और जो भी आप खाते हैं आप उसके ऊपर इवन याद भी आप रख सकते हो, लेकिन थोड़ा नहीं, जितना आपने खाया एग्जैक्ट। आई हैव एट 1 पराठा, मैंने सुबह 1 पराठा खाया एक अंडे के साथ, पराठे की कैलोरी वैल्यू भी नोट कर ली, अंडे की भी नोट कर ली। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपने सुबह से फॉर एग्जांपल नाश्ते के टाइम 1 कप चाय पी, तो नाश्ते के टाइम में फॉर एग्जांपल अगर आपने 800-600 कैलोरीज ले ली हैं तो आपके पूरे दिन के अंदर थोड़ा कम चंक है। अब आप लंच थोड़ा लाइट करेंगे, डिनर उससे भी लाइट करेंगे, सो आप कैलोरी के अंदर रहें, अपना कैलोरी इनटेक के अंदर रहें जितना आपने सोचा था। सेम फिजिकल एक्टिविटी को भी आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेडमिल पर 10 मिनट्स भागने से शायद 40 कैलोरीज में भी, मुझे नहीं पता, आप कम देख लीजिएगा, इसके वैल्यूज़ जो है डिफरेंट ट्रेडमिल की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट ट्रेडमिल के ऊपर भागने से सिर्फ 40 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम होती हैं। तो इट डजेंट मीन कि आप सोचें ही ना कितनी होती है। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए दौड़ लगाई और आपने कहा मैं तो थक गया हूँ, आज तो मैंने बहुत वॉक कर ली क्योंकि मेरी बॉडी थक चुकी है, तो इसका मतलब है कि मैं बस कर दूँ, नहीं, आपने जितना एक्सपेंस किया, आपको पता है कि आपने 15 मिनट्स आप इसके ऊपर अगर ट्रेडमिल करेंगे तो आपके 40 कैलोरीज, जस्ट फॉर एग्जांपल 40 कैलोरीज कंज्यूम होंगे। तो इसका मतलब है कि आप लिखें आपने 5 मिनट्स किया, तो इसका मतलब है कि आपने शायद 10 या 12 कैलोरीज एक्सपेंस की हैं। तो आप नोट कर लें, आप पार्क का चक्कर लगाते हैं और आपको पता है कि 1 किलोमीटर अगर आप वॉक करते हैं तो उस 1 किलोमीटर में शायद आप 30 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने आधा किलोमीटर वॉक किया तो लिखें कि आपने सिर्फ 15 किलो कैलोरीज जो है कंज्यूम किए हैं, सो दैट आपको दिन के एंड पे पता हो कि आज मैंने जो कंज्यूम की हैं वो हैं 2000 कैलोरीज और जो मैंने शायद इनटेक किया है वो है 3000 कैलोरीज। तो इसका मतलब है कि मैंने जो 1000 कैलोरीज है ना वो एक्स्ट्रा इनटेक कर ली हैं। तो अब कल से इसके ऊपर ध्यान देना है, या तो कल को 1000 कैलोरीज कम ले लेनी है, तो या फिर अपनी कंजप्शन जो है वो 1000 कैलोरीज ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये 4 की बिहेवियर्स हैं जिनको अगर आप डेली रूटीन में मेंटेन कर लेंगे तो आप अपना ऑप्टिमल जो है वो वेट